गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग SN1 रिएक्शन का ये जो टॉपिक बचा हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं थे कि एज रेट ऑफ SN1 रिएक्शन कैसे हम निकालते हैं, उसका प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक, प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं उसका हम लोग, ठीक है, रेट ऑफ SN1 कैसे निकालते हैं। ये सब बेसिक चीज़ें जो थी वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। उस पर क्वेश्चन भी हम लोग करवाए थे वहाँ पे, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन से करवाए थे, प्रोडक्ट कैसे बनते हैं उसका शॉर्टकट बताए थे, ये सारा चीज़ हम करवाए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। मतलब हम लोग यहाँ पे ये पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो SN1 के रेट को अफेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मतलब SN1 के रेट को अफेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि कौन उसके स्पीड को बढ़ाएगा, मतलब कितना जल्दी हमें प्रोडक्ट मिलेगा या कितना स्लो प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है ना। तो कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसको हम लोग अगर अप्लाई करते हैं उस रिएक्शन में, तो उससे क्या होगा कि प्रोडक्ट का जो टाइमिंग होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा, मतलब जल्दी से हमें वहां पर क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। चलिए वो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट में क्या है आपका। यहाँ पे फर्स्ट हम लोग लेते हैं यहाँ पे, देखिए जानते हैं यहाँ पे नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। सेकेंड है यहाँ पे नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। थर्ड है यहाँ पे नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, या हम लोग आप बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि से न्यूक्लियोफाइल का जो नेचर है, वीक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, कौन सा लेंगे जिससे रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इफेक्ट होगा, या कहने मतलब क्या है कि इससे कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या होगा वहां पे, ज्यादा कम क्या, ये सब देखेंगे हम यहाँ पे। फोर्थ है यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये चार फैक्टर जो है जो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। अगर इस फैक्टर को हम लोग कुछ इसमें इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी करें तो जिससे क्या होगा, आपका रेट ऑफ SN1 रिएक्शन या तो इंक्रीज कर या तो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना। तो हमें तो क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो ऐसे हम लोग कुछ पढ़ेंगे जिससे कि थे रेट जो है SN1 रिएक्शन का जो स्पीड है, जो प्रोडक्ट बनने का जो स्पीड है, जो टाइमिंग है, वो कम हो जाए मेरा। ठीक है ना। देखते हैं हम लोग यहाँ पे फर्स्ट में। तो फर्स्ट यहाँ पे है आपका नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में हम लोग देखिए ध्यान से यहाँ पे इसमें पढ़े थे हम लोग, एक चीज पढ़े थे कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। इसे पढ़े थे हम लोग कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन क्या होता है, कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना। तो ये सब चीज हम लोग देखे हुए हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें कुछ नया चीज है। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे इसमें जो हम लोग पहला केस ले रहे हैं यहाँ पे कि इफ अल्फा ब्रांचिंग, if alpha branching increases then rate of SN1 increases। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर अल्फा ब्रांचिंग इंक्रीज कर रहा है तो रेट ऑफ SN1 भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कैसे, देखते हैं इस चीज को, हम लोग समझते हैं इस चीज को अच्छे से। तो देखिए जानते हैं यहाँ पे
हम लोग जानते हैं कि हैलोजन या लिविंग ग्रुप, मैं यहाँ पे हैलोजन नहीं बोल रहा हूँ, लिविंग ग्रुप जिस कार्बन पे लगा हुआ है, ठीक है ना, वो कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, और ये भी क्या है आपका? अल्फा कार्बन है। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? तो देखिए ध्यान से यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है, क्या अल्फा कार्बन पे ब्रांचिंग इंक्रीज कर रहा है? तो देखिए ध्यान से यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ ब्रांचिंग इंक्रीज कर गया। देखिए ध्यान से अल्फा ब्रांचिंग इंक्रीज कर रहा है, अल्फा कार्बन पे ब्रांचिंग क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे दो दो ब्रांच आ गए, यहाँ पे तीन तीन ब्रांच आ गए। तो कहने मतलब क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचिंग को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि रेट ऑफ SN1 भी क्या होगा? यहाँ पे इंक्रीज करेगा। कैसे? देखते हैं इस चीज को। हम लोग सिंपल तरीका क्या बताए थे कि हम लोग क्या करते हैं, लिविंग ग्रुप को बाहर निकालते हैं, जो बनता है कार्बोकेटायन, उस कार्बोकेटायन को क्या चेक करते हैं? स्टेबिलिटी चेक करते हैं। वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा तो हम लोग बोलते हैं कि उसका रेट ऑफ SN1 भी क्या होगा? ज्यादा होगा। कोई दिक्कत यहां तक? तो सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ से हैलोजन को बाहर निकालना है, अब बनाना है क्या आपको? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करना है। तो सिंपल से क्या करें हम लोग, यहाँ पे इसको बाहर निकालें और यहाँ पे क्या बना दिए? कार्बोकेटायन। बाहर निकाले, क्या बन गया यहाँ पे? कार्बोकेटायन। अरे बात समझ में? तो यहाँ पे सिंपल, तो इससे यहाँ पे लोग निकाल सकते हैं कि किसका यहाँ पे रेट सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज बना है, यहाँ पे जो बना है कार्बोकेटायन, ये क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए इसका रेट क्या होगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब बताया भी थे, एक बार हम क्वेश्चन करवाए थे, तो ये जो दोनों होता है ना, वो शो नहीं करता है क्या? SN1 रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों कार्बन क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए दोनों के दोनों कंपाउंड जो होता है वो SN1 रिएक्शन शो नहीं करता है। ठीक है ना? यहाँ पे लिखवाए थे कि डोंट शो SN1 रिएक्शन, शो ही नहीं करता। इसको नोट कीजिए इसको। मान लो हम यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं इसी के अंदर, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको निकालना है क्या? रेट ऑफ SN1 निकालना है। तो क्या करेंगे? सिंपल था, एक्स को बाहर निकालना है। सिंपल, एक्स को बाहर निकालना है और यहाँ पे क्या बनाना है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना? जो मैं तरीका बताया वही उसी को फॉलो करना है यहाँ पे, और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग फंस सकते हो वहां पे। सिंपल सा तरीका जो बताया हूं वही काम करना है। चेक कर लिया यहाँ पे, मतलब एक्स को बाहर निकाल क्या बना लिया? कार्बन बना लिया यहाँ पे। ठीक है ना? तो बताइए यहाँ पे कितने अल्फा एच हैं? तो दो यहाँ पे है, दो यहाँ पे, कितना हो गया? 4 अल्फा एच। यहाँ पे कितना है? 3, 2 5 और 2 7 अल्फा एच। अल्फा एच काउंट करने आना चाहिए सबको। यहाँ पे कितना है? 1 अल्फा एच। यहाँ पे कितना है? 3। ठीक है ना? और यहाँ पे एक 4 अल्फा एच। ठीक है ना? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ पे ये देखना है कि इस चारों में ज्यादा स्टेबल कौन है। तो यहाँ पे ये जो सेकेंड वाला है वो क्या होगा? आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये कौन है आपका? फर्स्ट एंड फोर्थ, और उसके बाद कौन आ जाएगा? फिर थर्ड। अब यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि फर्स्ट और फोर्थ में ज्यादा स्टेबल कौन होगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे यहाँ से एक्स को बाहर निकाले, नंबर ऑफ अल्फा एच तो क्या हो गया? यहाँ पे सेम हो गया। यहाँ पे ये बना कार्बोकेटायन, और यहाँ पे चेक कीजिए, देखिए ध्यान से यहाँ पे, वहां भी 4 अल्फा एच है, यहाँ भी कितने अल्फा एच है? 4 अल्फा एच है। तो दिक्कत यहाँ तक आ रही बात समझ में? लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से कि किसमें प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा लग रहा है, किसमें प्लस आई इफेक्ट सबसे, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा तो सेम हो गया। और किसे चेक करेंगे? प्लस आई इफेक्ट चेक करेंगे। देखिए ध्यान से यहाँ पे, इस कार्बन पे टोटल कितने कार्बन लग रहे हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन। ठीक है ना? तो इस कार्बन को कितने प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का तो क्या लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, मतलब वो ज्यादा स्टेबल होगा इससे कंपेयर में। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हम यहाँ पे 1 और 4 में किसको बोलेंगे?
कि फोर्थ का ज्यादा हुआ किससे, 1 से। फिर नंबर ऑफ अल्फा सेम हो गया तो फिर किससे चेक करेंगे, जाहिर सी बात है किससे, इंडक्टिव फैक्टर से चेक करेंगे। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत? फिर हम आगे देखते हैं यहाँ पे सेकेंड क्या है। इसी के अंदर हम लोग यहाँ पे ए लिए थे, बी लेते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे, इफ बीटा ब्रांचिंग इंक्रीजेज देन रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इंक्रीजेज। अगर बीटा ब्रांचिंग इंक्रीज करता है तो रेट ऑफ SN1 भी क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। देखिए जानते हैं यहाँ पे कैसे समझते हैं चीज को। CH3 CH2 X CH3 CH CH3 CH2X CH3 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 CH2X। देखिए ध्यान से यहाँ पे, जब यहाँ से हम लोग x को बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पे यहाँ भी x को बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव बनेगा, यहाँ भी x को बाहर निकालेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपके 2 अल्फा एच है। कितने अल्फा एच है, 2 अल्फा एच है। यहाँ पे कितने अल्फा एच है, 1 अल्फा एच। और यहाँ पे कितने अल्फा एच है, 0 अल्फा एच है। तो कायदे से क्या होना चाहिए था, 0 अल्फा एच है तो उसका रेट क्या होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए था। अरे बात समझ में। और इसका रेट सबसे ज्यादा होना चाहिए था ड्यू टू द नंबर ऑफ अल्फा एच। बट यहाँ पे क्या होता है, उल्टा होता है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा एच कम है उसी का रेट क्या हो गया, यहाँ पे ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे हम लोग रेट मतलब रेट जो निकालते हैं वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोन नहीं निकालते हैं, किसमें, बीटा ब्रांचिंग में। इसमें हम लोग किससे निकालते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे कैसे बताता हूं मैं इस चीज को, कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको समझिए ध्यान से। देखिए ध्यान से यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहला एग्जांपल लिया, CH3 CH2C, ठीक है ना, H X और यहाँ पे H है, ठीक। उसको मैं ले रहा हूं यहाँ पे CH3 H X, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, जिसको समझना है यहाँ पे हम लोगों को, ये जो कार्बन है अभी क्या है, sp3 है, 109 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री है। तो दिक्कत यहाँ तक। यहाँ भी देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये भी क्या है आपका sp3 है, अब बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा यहाँ भी। तो दिक्कत यहाँ तक, मतलब ये सब जो बॉन्ड एंगल है आपका, इसके बीच का, इसके बीच का, इसके बीच का, अरे बस समझ में, मतलब जो यहाँ पे हैलोजन है और इसके बीच का ये जो आपका जो ग्रुप लगा हुआ है, इतना बड़ा ग्रुप जो लगा हुआ है, सबके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री होगा, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या होगा कि इतना बड़ा ग्रुप और यहाँ पे जो एक्स लगा हुआ है लिविंग ग्रुप, उसके बीच में क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन होता है। यहाँ पे क्या होता है आपका, स्टेरिक रिपल्सन, क्या होता है यहाँ पे, स्टेरिक रिपल्सन होता है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होता है कि जैसे यहां से एक्स बाहर निकला, एक्स जैसे यहां से बाहर निकला, यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2C H और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये हो गया आपका क्या, sp2 और 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पे बहुत कम रिपल्सन हो रहा था, ठीक है ना। तो इसको बहुत ही मतलब क्या हुआ, यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग क्या था, बहुत ही कम था, इसलिए इसको कम रिलीफ मिला। लेकिन इसको सोचिए कि यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा था, स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा था। रिपल्सन बोलिए यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्राउडिंग, क्या, क्राउडिंग। तो यहाँ पे क्या है आपका कि जो यहाँ पे इतना बड़ा जो ग्रुप है, ठीक है ना, 3 डिग्री का जो ग्रुप है, CH3 जो ग्रुप है, ठीक है ना, ये जो अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे जो हैलोजन है, वो दोनों के बीच में क्या हुआ, रिपल्सन ज्यादा लग रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ से जैसे ही हैलोजन यहाँ से, मतलब हैलोजन क्या है, लिविंग ग्रुप बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे एक्स लिए होते हैं हम लोग, यहाँ पे हैलोजन ज्यादातर बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकला तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH3 C H
H और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। चेक कीजिए यहाँ पे sp2 है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री आ गया। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे जो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप और H के बीच में जो रिपल्सन था, ठीक है ना, वो कम हो गया। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे जो रिपल्सन था ज्यादा था, इसके बीच में, इसके बीच में जो रिपल्सन था वो क्या था, ज्यादा था। कोई भी दो ग्रुप ले लीजिए, ज्यादा था क्योंकि वहां पे बॉन्ड एंगल क्या था, कम था। लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे अब इसके बीच में और H के बीच में क्या होगा, रिपल्सन मिनिमाइज हो चुका है। अरे बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हो गया, बढ़ गया, मतलब 120 डिग्री हो गया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसको क्या मिला, रिलीफ फ्रॉम द स्टेरिक क्राउडिंग। स्टेरिक क्राउडिंग से तो क्या मिला, रिलीफ मिला। तो क्या ये जल्दी से इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, इसका मतलब ये जल्दी से बनना चाहेगा, इसका मतलब क्या होगा, रेट सबसे ज्यादा होगा। कोई दिक्कत यहां तक? यहां पे क्या बोल सकते हैं कि रिलीफ फ्रॉम द स्टेरिक क्राउडिंग, रिलीफ फ्रॉम द स्टेरिक क्राउडिंग। नोट कीजिए इसको। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है कि इसे अगर अल्फा ब्रांचिंग भी इंक्रीज करेगा तो भी रेट ऑफ SN1 बढ़ेगा, बीटा ब्रांचिंग भी इंक्रीज करेगा तो भी रेट ऑफ SN1 बढ़ेगा, दोनों केस में। तो अल्फा ब्रांचिंग में एक्सप्लेनेशन ड्यू टू द नंबर ऑफ अल्फा एच, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन, और इसमें जो एक्सप्लेनेशन होगा कैसे, स्टेरिक क्राउडिंग, रिलीफ फ्रॉम द स्टेरिक क्राउडिंग यहाँ पे हुआ। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? ये जो कार्बोकेटायन हुआ, ये जो कार्बोकेटायन यहाँ पे क्या है, sp2 है, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इतने बड़े ग्रुप और H के बीच का रिपल्सन क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया। यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा हो रहा था। तो दिक्कत यहां तक, इतने बड़े ग्रुप और H में, या इतने बड़े ग्रुप X में, इतने बड़े ग्रुप यहाँ पे H में रिपल्सन ज्यादा हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या था, 109 डिग्री था। बट जैसे यहाँ से हैलोजन बाहर निकला तो sp3 से किस में आ गया, sp2 में आ गया, मतलब वहां बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, उसको रिलीफ मिला स्टेरिक क्राउडिंग से। सारी बात समझ में आता है? क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। ध्यान रखना है कि अल्फा ब्रांचिंग भी बढ़ेगा तो रेट ऑफ SN1 बढ़ेगा, बीटा ब्रांचिंग बढ़ेगा तो रेट ऑफ SN1 बढ़ेगा। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है? आगे चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे सी केस, इफ अल्फा अनसैचुरेशन, if alpha unsaturation increases then rate of SN1 decreases। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूं मैं, CH3 CH2X, ये अल्फा कार्बन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला कि अल्फा कार्बन पे अनसैचुरेशन बढ़ रहा है, मतलब वहां पे क्या आ रहा है, अब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब आ रहा है। तो उस केस में क्या हुआ कि इसे जो रेट ऑफ SN1 होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। देखते हैं कैसे डिक्रीज करेगा। CH2 डबल बॉन्ड CHX, यही ना अल्फा कार्बन है। यहाँ पे क्या आ गया, अनसैचुरेशन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है आपका, कि यहाँ पे जैसे X को बाहर निकालेंगे, हम जानते भी कि ये तो खैर नहीं देता है, फिर भी रेट का बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो ये बनेगा कार्बोकेटायन, ठीक है ना। और जैसे यहाँ से X को बाहर निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे ध्यान से, ये CH3 यहाँ पे 3 अल्फा H है, sp3 है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसको, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बट ये जो कार्बन है ये क्या है, अपने आप में sp2 कार्बन है, sp2 की इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचा, जैसे खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी हो जाएगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हाईली अनस्टेबल। ये जो स्पेसीज है वो क्या है, हाईली अनस्टेबल स्पेसीज। और इसके बताए थे स्टेबिलिटी ऑफ टाउटन में कि तो ये सबसे लास्ट में आया था, इसके बाद भी था एक फिनाइल, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? ये आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक तो रीजन यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ पे जो बन रहा है कार्बोकेटायन वो क्या है, हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटायन है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, सेकेंड हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे X के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करेगा
सेकेंड रीजन बता रहा हूं मैं यहाँ पे, रेजोनेंस करेगा तो देखिए ध्यान से यहाँ पे CH2 पे निगेटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड X पॉजिटिव चार्ज, ये बनेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है। मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड, अगर यहाँ पे हम ऐसा बनाएंगे क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, क्या बनाएंगे हम लोग, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो क्या बनेगा, CH2 CH सिंगल बॉन्ड X, यहाँ पे क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा निगेटिव। देखिए तो यहाँ पे क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर चुका है यहाँ पे। तो मतलब ये बॉन्ड अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं रहा, वो क्या हो चुका है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है ड्यू टू द रेजोनेंस। इसलिए वो बॉन्ड क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो गया। बॉन्ड क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो चुका है। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? तो इसलिए वो बॉन्ड क्या हो, जब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो जाएगा तो वो आसानी से ब्रेक नहीं करेगा, इसलिए इसका रेट ऑफ एथेनॉल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर अल्फा अनसैचुरेशन इंक्रीज करता है तो रेट ऑफ एथेनॉल डिक्रीज करेगा, मतलब इसका सबसे कम होगा, इसका ज्यादा होगा। और दोनों केस में ध्यान रखना है कि दोनों के दोनों कंपाउंड रेट ऑफ एथेनॉल रिएक्शन शो ही नहीं करता है, पहली बात, ये बात ध्यान रखना है। बोथ कंपाउंड विल नॉट शो SN1 रिएक्शन, ये भी नहीं करता है, ये भी नहीं करता है। ठीक है, लेकिन रेट का कंपेयर, रेट में कंपेयर करने के लिए आए क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे ऐसे कंपेयर कर सकते हो। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते यहाँ पे डी में लेते हैं हम लोग यहाँ पे, इफ बीटा अनसैचुरेशन, इफ बीटा अनसैचुरेशन इंक्रीजेज then rate of SN1 increases। अगर बीटा अनसैचुरेशन इंक्रीज करता है तो रेट ऑफ SN1 क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। चेक करते हैं कैसे, देखिए जानते हैं आप, CH3 CH2 X CH2 डबल बॉन्ड CH X, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका रेट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा अगर बीटा अनसैचुरेशन। देखिए जानते हैं, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, तो बीटा पे क्या आ गया आपका, अनसैचुरेशन यहाँ पे आ चुका है। तो अगर यहाँ पे बीटा पे अगर अनसैचुरेशन यहाँ पे आ चुका है तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे रेट क्या होगा, बीटा अनसैचुरेशन में रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, देखिए जानते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ से X को बाहर निकालेंगे, जैसे ही बाहर निकाले तो यहाँ बताइए क्या बने कंपाउंड, CH3 CH2 पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। और जैसे यहाँ से हम लोग X को बाहर निकालें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे पॉजिटिव। अब सोच के बताइए कि दोनों में ज्यादा स्टेबल कार्बोन कौन सा है, चेक कीजिए। यहाँ पे सिंपल 2 अल्फा H और यहाँ पे रेजोनेंस, चेक कीजिए रेजोनेंस, यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस से इसको क्या मिलेगा, ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा, इसलिए इसका रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ध्यान रहेगा कि अल्फा अनसैचुरेशन इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ SN1 डिक्रीज करेगा, बीटा अनसैचुरेशन इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ SN1 इंक्रीज करेगा। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं इस पे, वेदांत यहाँ पे। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कि CH3 CH2X है, CH2 डबल बॉन्ड CHX है, और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2X है। यहाँ बताना है आपको कि रेट क्या होगा, इसमें रेट ऑफ SN1 बताना है यहाँ पे, ठीक है। बताइए यहाँ पे किसमें रेट सबसे ज्यादा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन बताइए। तो देखता हूं यहाँ पे, ये आपका अल्फा अनसैचुरेशन वाला है, ये क्या है आपका अल्फा अनसैचुरेशन, ठीक है। और ये क्या है आपका
बीटा अनसैचुरेशन, ठीक है। ये क्या आपका बीटा अनसैचुरेशन, ये क्या आपका अल्फा अनसैचुरेशन। तो दिक्कत है यहां तक। अब बताइए कि जो अल्फा अनसैचुरेशन होगा उसका रेट सबसे क्या होगा, कम होगा। जाहिर सी बात है, जैसे यहां से एक्स बाहर निकलेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ठीक है ना। वो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा कार्बोकेटाइन, या यहाँ पे रेजोनेंस कर सकता है आसानी से। इसलिए ये जो 2 वाले का रेट क्या होगा, सबसे कम होगा, यही ना। सिंपल से कैसे चेक करते हैं, एक्स को बाहर निकालते हैं, बनाते हैं कार्बोकेटायन, पता है ना। एक्स को बाहर निकाल क्या बनाते हैं, कार्बोकेटायन। अब चेक कीजिए तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन, बताइए। यहां पे थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। कोई दिक्कत यहां तक कि वहां पे रेजोनेंस हो रहा है, चेक कीजिए। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला तब क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला। सेकेंड वाला तो क्या बताए थे ना, ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन। ये तो क्या बोलते हैं, विनाइलिक कार्बोकेटाइन, बताए थे सब। क्या बोलते हैं हम लोग, विनाइलिक कार्बोकेटाइन। चलिए इसमें देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से एक्स को बाहर निकालना है, बनाना है पॉजिटिव चार्ज। एक्स को बाहर निकालना है, बनाना है पॉजिटिव चार्ज। एक्स को बाहर निकालना है, बनाना है पॉजिटिव चार्ज। एक्स को बाहर निकालना है, बनाना है पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या चेक करना है, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन। चेक कीजिए यहां पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बता चुका हूं मैं इसको कई बार। क्या यहां पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये अल्फा अनसैचुरेशन, ये क्या है, अल्फा अनसैचुरेशन, ठीक है ना। ये तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा अनसैचुरेशन जब भी बढ़ेगा तो उसका रेट सबसे कम होगा, क्योंकि जैसे यहां से बाहर निकालोगे तो पॉजिटिव जो बनेगा यहाँ पे कार्बोकेटाइन क्या होगा, हाईली अनस्टेबल। स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन का जो मैंने ऑर्डर लिखवाया था उसमें ये लास्ट में आया था, उससे पहले ये आया होगा, चेक कर लीजिएगा वहां पे, ठीक है ना। ये तो हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है, इसलिए यह SN1 रिएक्शन तो बिल्कुल ही शो नहीं करता है। जब शो ही नहीं करता है और ऐसा भी इसका रेट क्या होगा, सबसे कम रेट कंपेयर करें तो। क्यों, क्योंकि जो बन रहा है कार्बोकेटाइन वो क्या है, हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है। जब हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन होगा तो फिर रेट कैसे उसका इंक्रीज कर सकता है, सोच कर देखिए आप। इसलिए सेकेंड वाला क्या होगा, सबसे लास्ट में। अब चेक करते हैं 5 2 और यहाँ पे 3 अल्फा H ओनली, बताइए। तो 1 वाले का रेट सबसे ज्यादा, फिर फोर्थ वाले का, फिर थर्ड वाले का। चेक कीजिए, आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत है यहां तक। अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया आपको, बहुत तरह से क्वेश्चन दे सकता है, रेट कंपेयर करवा सकता है आपसे। ठीक है, और एक ये भी डाल दिया। अब बताइए यहाँ पे इस पांचों में किसका रेट सबसे ज्यादा होगा, चेक कीजिए। सिंपल सा, क्या बताते, एक्स को बाहर निकालना है, बनाना है क्या, कार्बोकेटायन। बनाइए, बना लिए, बना लिए। अरे आप लोग बना रहे हैं ना, आप लोग को भी साथ में बनाना है, तो फिर आप लोग कैसे सीख पाइएगा, बताइए। बना लिए, ये अल्फा अनसैचुरेशन का केस आ गया, ये भी आपका अल्फा अनसैचुरेशन का केस आ गया। चेक कीजिए ना, ये कार्बन क्या आपका अल्फा कार्बन है, यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड आ चुका है ना, तो अल्फा अनसैचुरेशन हो चुका है ना, ठीक है। यहाँ पे ये बीटा अनसैचुरेशन का केस है, चेक कीजिए। ये अल्फा कार्बन और ये कार्बन क्या है, बीटा कार्बन, बीटा अनसैचुरेशन। हम जानते हैं ना कि बीटा अनसैचुरेशन बढ़ता है तो रेट ऑफ SN1 बढ़ता है। तो यहां बताइए कितने अल्फा H, 5 अल्फा H। यहां पे कितने अल्फा H, 2 अल्फा H, सॉरी
यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सॉरी, ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अल्फा एच नहीं, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां बताइए 9 अल्फा एच प्लस 3 ग्रुप का प्लस आई फैक्ट, 3 मिथाइल का प्लस आई फैक्ट बताए थे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के ऑर्डर में कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपेयर में, ठीक है ना। बेंजाइलिक कार्बोकेटायन से ये क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू द नंबर ऑफ अल्फा एच ज्यादा है, 9 अल्फा एच है प्लस 3 प्लस आई ग्रुप है, दोनों मिलकर इफेक्ट ज्यादा शो कर रहा है वहां पे, तो इसलिए उसका रेट सबसे ज्यादा होगा, यानी कि 5वां का रेट सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकेंड का, उसके बाद ये 1 2 ये 3 और ये 4 वाले। अब ये 1 और 3 में ज्यादा स्टेबल कौन, 3 वाला, उसके बाद 1 वाला, ये सब बताया हुआ है। यहां पे एक ही sp2 कार्बन है तो एक ही बार ना खींचेगा इलेक्ट्रॉन, और यहां पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 5 मिलकर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी इसके कंपेयर में ज्यादा इंक्रीज करेगा एक ही बार में। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत? इसको नोट कीजिए फटाफट। यहाँ पे एक लास्ट केस बचता है ई वाला, क्या, केस ऑफ ब्रिज हेड कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाईसाइक्लो कंपाउंड। देखो जानते यहां पे से मानते हैं हम लोग, यहां पे क्या, ये है आपके पास में, ठीक है, ब्रिज कार्बन है ये, यहाँ पे ये कार्बन क्या है, ब्रिज कार्बन है। देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है वो क्या है, अभी sp3 है, 109 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप में होगा। अब इस यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक्स को बाहर निकालते हैं, किसको बाहर निकालते हैं, एक्स को बाहर निकालते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे कुछ इस तरह का बनेगा कार्बोकेटायन, चेक कीजिए। हम लोग जानते हैं कि ब्रिज हेड कार्बन जो होता है वो sp2 संभव नहीं है वहां पे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसको sp2 का मतलब क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर है, मतलब उसको प्लेनरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन ये जो कार्बन है वो क्या है, बोर्ड के प्लेन के बाहर है, कुछ इस तरह से, चेक कीजिए, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से है ये कार्बन, ये जो कार्बन है ना, या बाहर की तरफ निकला हुआ, बोर्ड से बाहर की तरफ निकला हुआ। अब सोचिए जैसे ही ये sp2 हुआ तो इस बॉन्ड को भी तो प्लेनर होना पड़ेगा, जो बॉन्ड इस तरह से है तो उस बॉन्ड को प्लेनर होना पड़ेगा, स्ट्रेन बढ़ेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा यहाँ पे, तो कंपाउंड ही खत्म हो गया ना। नहीं समझे बात को, क्लियर हुआ, कंपाउंड ही खत्म हो गया वहां पे, फिर बॉन्ड ही ब्रेक कर गया, मैं जो कंपाउंड जो लिए थे वही कंपाउंड नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या, वो कंपाउंड बन पाएगा यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे ये कंपाउंड का फॉर्मेशन, ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो कार्बन है ना वो क्या हो चुका है, sp2 120 डिग्री बॉन्ड एंगल शेप, ट्राइगोनल प्लेनर, और यहां पे क्या होता है, टेट्राहेड्रल। अब सोच लीजिए, टेट्राहेड्रल मतलब वो तो नॉन प्लेनर होता है ना कंपाउंड, टेट्राहेड्रल, और ट्राइगोनल प्लेनर क्या होता है, प्लेनर होता है, सिंपल सी बात है। इसका मतलब कि ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर पाए, मतलब ये कार्बोकेटायन नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। जो हम लोग कंपाउंड लेके चले वो कंपाउंड ही नहीं रह पाएगा फिर मेरे पास में, आ रही बात समझ में। ये तो क्या था आपका, 7 मेंबर था, 7 मेंबर बाईसाइक्लो कंपाउंड। एक टर्म एक है, मतलब साइंटिस्ट है ब्रेड्स, इसको बोलते हैं ब्रेड्स रूल, ठीक है ना। वो क्या बोलता है
रूल क्या बोलता है यहाँ पे कि जो ब्रिज हेड कार्बन है ना वो आपका sp2 नहीं हो सकता है, ठीक है ना, जब तक कि लार्जर रिंग साइज नहीं हो। तो लार्जर रिंग साइज का मतलब क्या है, 9 10 ऐसे, 8 तक में संभव नहीं है। 7 में भी मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि 7 नंबर जो रिंग है ना, 7 नंबर, ठीक है ना, यहां भी SN1 रिएक्शन नहीं हो पाएगा। यहां बोल देंगे नो SN1 रिएक्शन, ठीक है ना, क्लियर है। तो मान लेते हैं वहां पे और ये कंपाउंड लेते हैं 8 मेंबर वाला, तो ये भी क्या होगा, जब एक से यहां से बाहर निकलेगा, यहां भी कुछ इस तरह का बनेगा, यह भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटायन, क्योंकि ये कभी भी आपका sp2 संभव नहीं है, sp2 संभव यहां पे नहीं हो पाएगा। इसलिए यहां भी बोलेंगे हम लोग क्या कि नो SN1 रिएक्शन, यहां भी क्या होगा, SN1 रिएक्शन नहीं होगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। तो ये 7 मेंबरिंग है, ये 8 मेंबर है, ये क्या है आपका 8 मेंबर्ड है। हाँ लेकिन 9 10 होगा तो वहां पे फिर SN1 रिएक्शन हो जाएगा। अरे बात समझ में क्लियर है। लेकिन इस सब रिंग में क्योंकि तो छोटा मेंबर रिंग है ना, तो यहाँ पे स्ट्रेन ज्यादा, ये स्ट्रेन ज्यादा नहीं कर रख पाएगा अपने में, ठीक है ना, यहाँ पे स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्लियर है यहाँ तक। sp2 हो गया ना, तो ये बॉन्ड में स्ट्रेन बढ़ जाएगा ना, यहाँ पे ये होता है क्या नॉन प्लेनर, बाहर की तरफ होता है बॉन्ड, लेकिन जैसे यहाँ पे sp2 हुआ तो ये इसको प्लेनर जाना पड़ेगा। तो मतलब जो इस तरह से जो बॉन्ड है इसका, वो प्लेनर जब जाएगा तो इसको टूटना पड़ेगा ना, तभी तो प्लेनर बन पाएगा। तो बॉन्ड ब्रेक कर गया तो मतलब क्या, कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा वहां पे फिर, ठीक है ना। हमें तो क्या करना है, सिर्फ हेलो मतलब जो लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल कर जो बन रहा है कार्बोटन, उसको चेक करना है ना। अब अलग वाले जो बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, उसको थोड़ी ना ब्रेक करना है हमको, तो फिर कंपाउंड ही नहीं रह पाएगा फिर, जो हम लोग कंपाउंड लिए हैं तो फिर वहां पे। अरे बात समझ में। इसलिए सब रिएक्शन शो नहीं करता, ये दोनों के दोनों रिएक्शन शो नहीं करता है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, डू नॉट शो SN1 रिएक्शन, ये SN1 रिएक्शन शो नहीं करता है। क्लियर है यहां तक। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 10 मेंबर रिंग है, 9 है 10 है, तो इस तरह का कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे X ले लिया, यहाँ पे तो X जैसे ही बाहर निकलेगा तो यहाँ पे बन जाएगा आपका क्या, कार्बोकेटायन बनेगा, और ये स्टेबल कार्बोकेटायन है, क्या आपका स्टेबल कार्बोकेटायन है। 6 और 4 10 मेंबर रिंग, तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि ये sp2 संभव है। ब्रेट रूल ये बोलता है कि 7 to 8 तक बाइसाइक्लो कंपाउंड में क्या होता है कि sp2 ब्रिज हेड कार्बन sp2 नहीं हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन उसके आगे फिर sp2 हो सकता है। क्लियर यहां तक। और देखते हैं यहाँ पे सेकेंड क्या था आपका, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप का नेचर देखो यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है कि रेट ऑफ हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिविंग एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप। जो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन है ना, वो लिविंग एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब सोचिए अगर लिविंग ग्रुप ही बाहर नहीं निकल पा रहा है, पुअर लिविंग ग्रुप लेके बैठे हुए हैं वहां पे, सोच के देखिए आप ही कि क्या वहां पे SN1 रिएक्शन हो पाएगा, नहीं निकल ही नहीं पाएगा वो। और जब तक लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा ही नहीं, तब तक वहां पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा। और जब तक कार्बोनेट फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा,
तब तक वहां पे न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा। आ रही बात समझ में। इसलिए कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि लिविंग ग्रुप का जो एबिलिटी होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत ही शानदार लिविंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है ना। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो उतना जल्दी फास्ट बाहर निकलेगा, उतना जल्दी वो फास्ट बनाएगा क्या, कार्बोकेटायन। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं क्या, मान लो यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या, RF, RCl, RBr, RI, ठीक है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है I, अच्छा लिविंग ग्रुप है, पता है ना सबको। जैसे यहां से हम लोग I, यहां से जैसे यहां से I माइनस बाहर निकला, यहां से क्या बाहर निकलेगा, Br माइनस, यहां से क्या बाहर निकलेगा, Cl माइनस, यहां से क्या बाहर निकलेगा, F माइनस। बताइए इस चारों में ज्यादा किसका लिविंग पावर होगा। तो लोग कैसे चेक करते हैं लिविंग एबिलिटी, बता सकता है कोई। लिविंग एबिलिटी हम लोग चेक करते हैं, वीकर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप, याद है, वीकर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप। देख दो बाबू, यहां पे मैं क्या बता रहा था कि RF, RCl, RBr आ रही है यहाँ पे, किसका लिविंग एबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। तो कैसे चेक करते हो लिविंग एबिलिटी, वीकर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप। यहाँ पे बेस कौन सा वीकर होगा, सोच के बताइए। F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, कौन सा बेस यहाँ पे वीकर होगा। या सिंपल हम लोग बताए थे ये भी कि जिसपे निगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, वो उतना आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो किस पे निगेटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा। तो निगेटिव चार्ज स्टेबल का मतलब क्या, वहां पे चार्ज डेंसिटी की कमी होनी चाहिए। चार्ज ज्यादा स्टेबल मतलब वहां पे चार्ज डेंसिटी कम है। क्लियर है। तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपन साइज, जिसका साइज बड़ा उस पर चार्ज डेंसिटी कम। अगर चार्ज डेंसिटी कम है इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल है, तो मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसका साइज क्या है, बड़ा है। अगर इसका साइज बड़ा है तो इस पर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, इसका साइज बड़ा है तो इस पर चार्ज डेंसिटी कम होगा। और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम है, इसका मतलब ये जल्दी फास्ट यहां से बाहर निकलेगा, ठीक है ना। पढ़े हुए थे ना कि लिविंग एबिलिटी जो होता है ना वो स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन होता है। लिविंग एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन। जितना ज्यादा स्टेबल एनायन होगा उसका लिविंग पावर उतना ही ज्यादा होगा। तो दिक्कत यहां तक। तो ये क्या है, एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब जल्दी से बाहर निकलेगा, इसका मतलब इसका रेट क्या होगा, RI का सबसे ज्यादा हो जाएगा। और ध्यान रखना है कि RF जो होता है ना वो SN1 रिएक्शन शो नहीं करता है, नो SN1 रिएक्शन, ध्यान रखना है। तो दिक्कत यहां तक। यहाँ पे सिंपल आपको क्या चेक करना है कि जिसका लिविंग पावर सबसे ज्यादा होगा उसका लिविंग एबिलिटी भी सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है यहां तक। मतलब वहां पर उसका रेट भी क्या होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। जिसका लिविंग पावर सबसे ज्यादा, लिविंग एबिलिटी निकलने का जो लिविंग एबिलिटी है वो जितना ज्यादा होगा उसका रेट भी उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखते हैं बाबू कि यहाँ पे जो थर्ड है आपका वो क्या है, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, या हम लोग क्या बोल यहाँ पे क्या दूसरा ले सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखिए यहाँ पे वो जानते हैं कि जो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग देखे थे कि वाटर का भी कॉन्सेंट्रेशन लिखे थे, बट यहाँ पे वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं करता है। इसलिए हम लोग तो क्या मान लिए थे, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट क्या मान लिए थे, कांस्टेंट, ठीक है ना। तो जो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन वो बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, RX के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ SN1 रिएक्शन बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है वो RDS स्टेप में नहीं आ रहा है, किसमें आ रहा है, फर्स्ट स्टेप में। याद होगा मैकेनिज्म आप लोगों को, फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप किए थे ना। तो फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल नहीं आ रहा था, किस स्टेप में आ रहा था, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप था। तो सेकेंड स्टेप में जो आ रहा था न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, तो वो तो फर्स्ट स्टेप में है। तो फर्स्ट स्टेप तो रेट को डिसाइड नहीं करता है, कौन करता है, स्लो स्टेप ही डिसाइड करता है। इसलिए न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन पे कोई
प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंसंट्रेशन बढ़ाइए घटाइए उससे कोई मतलब नहीं है उस रिएक्शन को, क्योंकि तो फास्ट स्टेप में हो रहा है, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल किस में आ रहा है, फास्ट स्टेप में आ रहा है। अब यहाँ पे बात आ जाती है, इसने यहाँ पे क्या बोला कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, मतलब न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। उसका कंसंट्रेशन बढ़ाइए घटाइए उससे कोई मतलब नहीं है उसका। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या मैंने बोला कि नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का नेचर कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, वीक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। देखिए ध्यान से यहाँ पे जो यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे SN1 रिएक्शन करवाना है तो SN1 रिएक्शन में जो नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। अगर यहाँ पे स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होता है तो वहां पे क्या होता है कि हम लोग SN2 में पढ़ेंगे उस चीज को कि क्या होता है कि स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल क्या करता है कि फास्ट स्टेप में जाके वहां पे अटैक कर देता है। स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है। अब सोचिए यहाँ पे अगर आपसे हम पूछें बताइए यहाँ पे कि H2O एंड OH माइनस में स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, OH माइनस स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस इज स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज टेंडेंसी होता है कि वो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन देकर अपना चार्ज को कम करना चाहता है, क्लियर है। इसलिए इसका टेंडेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिसिटी का टेंडेंसी ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से देना चाहेगा, फास्टली देना चाहेगा। तो यहाँ पे क्या बोला कि से, तो यहाँ पे ये क्या होगा कि हम लोग SN1 में क्या देखे थे कि पहले क्या होता है कि सबसे पहले लीविंग ग्रुप बाहर निकलता है, फिर बनता है कार्बोकेटायन बनता है, फिर रीअरेंज करता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। अब सोचिए कि अगर वीक न्यूक्लियोफाइल नहीं हुआ, आप सोच कर देख सकते हैं कि क्या वीक न्यूक्लियोफाइल नहीं होने से क्या दिक्कत होगी। स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल हुआ तो क्या होगा कि स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, डायरेक्ट जाके सबस्ट्रेट पे अटैक कर देगा उसी समय, क्योंकि स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, उसको वेट करने की जरूरत वहां पे नहीं है। तो दिक्कत यहां तक, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है RH लिए, ठीक, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिया मैंने OH माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या होगा डेल्टा पॉजिटिव होगा। ये OH माइनस क्या करेगा, अब यहाँ पे बैक साइड से आके यहाँ पे अटैक करेगा, तब यहाँ से लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, तो मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं वाटर, वीक न्यूक्लियोफाइल ये क्या करेगा, इंतजार करेगा, क्योंकि वीक है न्यूट्रल भी है तो अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करने की क्या जरूरत है यार इसको, ठीक है ना। इसलिए अपना इलेक्ट्रॉन पे वो आसानी से डोनेट नहीं करना चाहेगा, इसलिए क्या करता है वेट करता है, यहाँ से आसानी से पहले लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, कार्बोकेटायन बनता है, रीअरेंज करता है, उसके बाद जाके न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करता है। तो दिक्कत यहाँ तक। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग कि वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 रिएक्शन में क्या लेना है हमें, यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल लेना है, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल नहीं लेना है, अदरवाइज वहां पे क्या हो जाएगा SN2 रिएक्शन का चांस बढ़ जाता है, ठीक है ना। फिर वहां पे डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट कैसा है, सबस्ट्रेट 3 डिग्री है, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल लिए है तो फिर वहां पे रिएक्शन ही नहीं होगा, तो वो सब भी मैटर करता है वहां पे। बट यहाँ पे अभी हमें यहाँ पे ये समझना है कि जो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा वही SN1 रिएक्शन का रेट को सपोर्ट करेगा, फेवर करेगा, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने लिखा कि वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, दैट स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल डज नॉट फेवर द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। तो वीक न्यूक्लियोफाइल में क्या है, वाटर, अल्कोहल है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, F- ये सब क्या है आपका वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। ये न्यूट्रल ऐसा मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन पे लोन पे इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन अपने आप में क्या है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना नहीं चाहेगा, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ ये वीक न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी में आएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग एनायन ले लेंगे ना इसका एनायन, तो वो सब क्या हो जाएगा स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल के कैटेगरी में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल के कैटेगरी में चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या है F माइनस, तो F माइनस डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे कि F माइनस स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होगा कि वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर हम लोग यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं तो ये एज ए वीक न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, अगर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं तो ये एज ए स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। क्यों, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में यहाँ पे क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है दोनों चार्ज होता है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। तो पॉजिटिव क्या करेगा, चारों तरफ से घेर लेगा वापस, पॉजिटिव क्या करेगा
इसको चारों तरफ से क्या कर लेगा, सराउंड कर देगा, सॉल्वेशन कर देगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन देने टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, तो पोलर ए मतलब एनायन, सॉल्वेंट पास में क्या है, एनायन है, निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव और निगेटिव में क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा, दूर चला जाएगा। तो ये अब आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है, स्ट्रांगली डोनेट कर सकता है। वहां पे पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? लेकिन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे सॉल्वेशन ज्यादा हो चुका है, इसलिए क्या बन जाएगा, वीक न्यूक्लियोफाइल। तो कहने का मतलब क्या है कि वीक न्यूक्लियोफाइल में चार ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। और वीक न्यूक्लियोफाइल ही सपोर्ट करेगा SN1 रिएक्शन को, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल सपोर्ट नहीं करता SN1 रिएक्शन को। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या, इसका एनायन, और भी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बताऊंगा आगे उसको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं यहाँ पे फोर्थ, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। देखते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट का नेचर कैसे रेट ऑफ SN1 रिएक्शन को इफेक्ट करेगा, देखते हैं इस चीज को हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे बोलेंगे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1 रिएक्शन, नॉट पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। देखते हैं इस चीज को कैसे। तो जानते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पे क्या होगा, इसके सॉल्वेंट स्टेट में क्या होगा, निगेटिव चार्ज भी होगा, साथ में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज भी होगा। लेकिन जो यहाँ पे पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, निगेटिव पार्ट होगा। तो दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, जो यहाँ पे मेरे पास में RX है, ठीक है ना, तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों पार्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव। इसको क्या करेगा, चारों तरफ से, मतलब इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, बताया था ये सब चीज। यहाँ पे इसको पॉजिटिव पार्ट खींचेगा और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बीच से, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, R पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, X पे निगेटिव। जैसे यहाँ पे बना, अब चारों तरफ से क्या आ जाएगा, निगेटिव पार्ट आ जाएगा चारों तरफ से। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव पार्ट आ जाएगा चारों तरफ से। यहाँ पे सॉल्वेशन बढ़ गया, और यहाँ पे कौन सा पार्ट आएगा, पॉजिटिव पार्ट आएगा। इसको चारों तरफ से क्या कर देगा, सॉल्वेट कर देगा। अरे बात समझ में, इसको क्या करेगा, चारों तरफ से सॉल्वेट कर देगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या है, समझिए इस चीज को। किसी यहाँ पे दोनों के दोनों क्या हो चुके हैं, सॉल्वेट हो चुके हैं, ठीक है। अब सोचिए कि पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, तो इस पे क्या होता है, निगेटिव पार्ट होता है सिर्फ और सिर्फ। तो निगेटिव पार्ट सिर्फ इसी को क्या करता है, सॉल्वेट करता है। ये तो फ्री रहता ना, ये क्या रहता, फ्री रहता, तो ये फिर से वापस इस पे अटैक कर सकता था और रिएक्शन को क्या करता, बैकवर्ड कर देता। मतलब वहां पे रेट ऑफ SN1 क्या करता, घटा देता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, इसको बिल्कुल ही अलग कर दिया है X माइनस को, और R+ को अलग कर दिया है। अब क्या करेगा कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पर आसानी से अटैक कर देगा। और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो खुद ही क्या है, जो यहाँ पे जो सॉल्वेंट वो क्या, खुद ही न्यूक्लियोफाइल भी है, तो कुछ दिक्कत भी नहीं है। आराम से यहाँ पे अटैक करके बॉन्ड बना लिया यहाँ पे, ठीक है ना। और इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, मतलब इसके अटैक का यहाँ पे चांस खत्म कर दिया इसको, क्योंकि इसको कौन घेरे हुए चारों तरफ से, पॉजिटिव पार्ट चारों तरफ से क्या कर दिया, सराउंड कर दिया हुआ है, इसको अलग कर दिया है। ये सोचो अगर निगेटिव होता, सिर्फ और सिर्फ पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होता, ये तो फ्री रहता ना, ये फ्री रहता, इस पे वहां पे आसानी से अटैक कर सकता था, रिएक्शन को वापस कर देता, तो वहां पे रेट ऑफ SN1 क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1 रिएक्शन, नॉट पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम जो लिए थे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, कौन कौन सा था, H2O, ROH, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये खुद में क्या है,
सॉल्वेंट भी है, खुद में क्या है, न्यूक्लियोफाइल भी है, तो बताए हुए हैं सब चीज को। बस यही सब है, यहाँ तो ध्यान रखना है आप लोगों को। ये था आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। इसको अच्छे से पढ़िएगा। हमें दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा उसका सॉल्यूशन। ठीक है ना, कहीं भी कोई दिक्कत डाउट होगी तो। क्लियर है? थैंक यू।